शुरुआत बंगाल भेजेगा यूपी के तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर पर सियासी फाइट से। बंगाल से आए कुछ वीडियोस ने चुनावी राजनीति को सुलगा दिया। सिंघम, पुष्पा और धुरंधर के लियारी का जिक्र चल पड़ा है। इन वीडियोस में न बम है न गोली, लेकिन बयानों और धमकी वाला बारूद है। ये वीडियो न केवल वायरल हो रहे हैं बल्कि कोलकाता से दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया है। ये किसी नेता का नहीं बल्कि यूपी के एक आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा का वीडियो है, जिसने बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले उबाल ला दिया। उन्हें दक्षिण 24 परगना का पुलिस पर्यवेक्षक बनाया गया। इसी इलाके की एक सीट है फलता, जहां से टीएमसी ने जहांगीर खान को मैदान में उतारा। पूरा विवाद जहांगीर के मुद्दे पर ही शुरू हुआ। दोनों तरफ से किस तरह की डायलॉग बाजी हुई, पहले वो एपिसोड देख लेते हैं, फिर पूरी खबर को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए। आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा ने कहा कि अगर किसी ने बदमाशी की तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। इस पर टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने कहा कि खेल तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। अजय पाल ने चेतावनी दी कि किसी ने खुराफात की तो अच्छे से खबर लेंगे। जहांगीर ने जवाब दिया, केंद्रीय बल हवा में उड़ जाएंगे। आईपीएस अधिकारी ने कहा, जहांगीर के लोग धमका रहे हैं, हम खबर लेंगे तो बाद में रोना पछताना मत। इस पर जहांगीर ने कहा, अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। एक बार दोनों की जुबानी फायरिंग सुन लीजिए, फिर आपको आगे की हाईलाइट सिखाते हैं। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। খেলাটা শুরু করেছে কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখন বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যাবে। देखा आपने, बीजेपी का आरोप है कि जहांगीर खान स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को धमका रहे थे, जिसकी शिकायत की गई। उसी शिकायत पर अजय पाल शर्मा जहांगीर खान के घर पहुंचे। वो नहीं मिले तो उनके समर्थकों को कानून के दायरे में रहने की सलाह दी गई। टीएमसी कह रही है कि यूपी के अधिकारी बीजेपी के इशारे पर लोगों को धमका रहे हैं। इस विवाद के बीच अजय पाल शर्मा जहांगीर खान को वार्निंग देने के लिए उनके चुनाव कार्यालय पहुंचे। वहां खूब हंगामा हुआ। टीएमसी समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। इन सब के बीच आज सुबह से पूरी राजनीति इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती रही। बीजेपी और टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट लिखे। बीजेपी जहांगीर और अभिषेक बनर्जी के साथ वाली फोटो शेयर कर रही है। बीजेपी ने कहा कि जहांगीर खान भाईपो यानी अभिषेक बनर्जी के दाहिने हाथ है, जो उनके लिए चुनाव में धांधली करते हैं। जहांगीर ने सुंदरबन क्षेत्रों को लियारी में बदल दिया। वहां महिला तस्करी, अवैध अंग व्यापार और बांग्लादेश से अवैध हथियारों की आवाजाही जैसे काम होते हैं। यानी अजय पाल के निशाने पर आए जहांगीर खान बीजेपी के टारगेट पर हैं। वहीं टीएमसी अजय पाल शर्मा को देख लेने की बात कह रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उनका एक वीडियो शेयर करते हुए फेयर एंड लवली बबुआ वाला कटाक्ष किया। उन्हें फैंटा कॉप बताते हुए लिखा, ठंडा ठंडा कूल कूल, बंगाल इज ऑलवेज तृणमूल। अपनी एक और पोस्ट में महुआ मोइत्रा ने अजय पाल शर्मा को सलाह दी है, जरा अपनी हीरो वाली ओवर एक्टिंग कम करें। इसी वजह से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली के मंदिर मार्च थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। अभिषेक दुबे नाम के शख्स ने अजय पाल शर्मा की छवि धूमिल करने के लिए एआई वीडियो जारी करने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने सोशल मीडिया पर लिखा है, बीजेपी के स्वयंभू सिंघम का असली चेहरा सामने आ गया है। वर्दी के पीछे छिपा हुआ सच, क्या ये वही ठोकशाही वाले पुलिसकर्मी हैं जो सोचते हैं कि वो बंगाल के मतदाताओं को डराकर झुका देंगे? ये सुभाष चंद्र बोस, मातागिनी, हजारा, खुदीराम बोस, बिनोय बादल, दिनेश की धरती है। बॉलीवुड स्टाइल सिंघम हमें मत डराई है। सिर्फ टीएमसी नहीं,
अखिलेश यादव ने भी अजयपाल शर्मा पर हमला किया। उन्होंने लिखा है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला है। दीदी है, दीदी रहेंगी। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा, और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। क्या आपको दिखाई नहीं देता कि इलेक्शन कमीशन के परिवार के लोग कहाँ पोस्ट हो रहे हैं? क्या परिवार से संबंध नहीं होगा तो डीजीपी बन जाओगे आप? और इसी तरीके से सेंट्रल फोर्स के लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कई दिनों से कैंप कर रहे हैं, वो सबको लालच दिया गया है या उनकी नस दबाई गई है। और नस यहाँ तक दबाई गई है कि जो बीजेपी कहे वो करो, और अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑब्जर्वर को जाना पड़ा सेंट्रल आर्म फोर्सेस के साथ उस टीएमसी कैंडिडेट के घर, और उनको बोलना पड़ा, उनके परिवार वालों को बोलना पड़ा कि आप धमकाना बंद कीजिए, वरना लॉन्ग आर्म ऑफ लॉ आप तक पहुंच जाएगा। ये समझ लीजिए जी, आप आए हैं तो आप आए हैं, सिंघम होके आए हैं तो रहिए जी, आप सिंघम होके रहिए, उत्तर प्रदेश में रहिए। बंगाल में आके अगर आएंगे और सिंघम वाला ये बात दिखाएंगे तो हम लोग है यहाँ पर पुष्पा जैसे, आपको बोल देंगे कि हम लोग झुकेंगे नहीं। जिस तरीके का दुरुपयोग चुनाव आयोग सुरक्षा बलों का कर रहा है वो अकल्पनीय है, लोकतंत्र के ऊपर धब्बा है। वहां के चुनाव में दिन रात जो बीजेपी का सबसे बड़ा कार्यकर्ता है ज्ञानेश कुमार लगा हुआ है। वहां के चुनाव में ईडी सीबीआई लगी हुई है जो बीजेपी के समर्पित संस्थान है। बावजूद इसके ममता बनर्जी जी बंगाल से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रही हैं। इस बीच फलता के बीडीओ सौरभ हजारा का पुरलिया तबादला कर दिया गया है। उन पर अजयपाल शर्मा का सहयोग नहीं करने का इल्जाम है। वैसे आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा का वीडियो वाला विवाद कलकत्ता हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। उनके खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। याचिका में दलील दी गई थी कि अधिकारी ने जैसे शब्दों का प्रयोग किया वो आचार संहिता का उल्लंघन है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत मिलती है तो उस पर गौर करेंगे। अब से कुछ घंटे बाद 142 सीटों पर वोटिंग शुरू होने वाली। দেখবো না এরকম এক গাদা ভিডিও কে পোস্ট করবে না পোস্ট করবে আমি সব দেখতে পারবো না। যদি কোনো আমি দেখবো আমার দৃষ্টিতে আসলে হবে, আমি দেখা পরেই আমি কিছু বলবো। রেকর্ড হচ্ছে, একে কমপ্লেন্ট রেকর্ড হচ্ছে, একে এরিয়া রেকর্ড হচ্ছে, থানা রেকর্ড হচ্ছে, কে কমপ্লেন্ট আছে, কার अगेंस्ट কমপ্লেন্ট আছে। आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा और सेंट्रल फोर्स के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। उन पर फलता इलाके में रात के समय घरों के अंदर घुसकर महिलाओं पर हमले का आरोप लगा है। एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है। यूपी के जिस आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा पर बंगाल में इतना बवाल हो रहा है, उन्हें उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा कई बार विवाद में फंस चुके हैं। हाल फिलहाल में प्रयागराज में ये शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद से भिड़ गए थे। इसके बाद शंकराचार्य ने इनका नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। गाजियाबाद में पोस्टिंग के दौरान उनकी नोएडा के तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्ण से ठन गई थी। इनके खिलाफ वैभव कृष्ण ने सारे मोर्चे खोल दिए थे, जिसके बाद एसआईटी जांच हुई और कई साल तक इन्हें साइडलाइन पर रहना पड़ा था। वैभव कृष्ण ने एक रिपोर्ट भी दी थी जिसमें अजयपाल शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसमें पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे इल्जाम थे। साथ ही वैभव कृष्ण की रिपोर्ट के मुताबिक अजयपाल शर्मा ने एक कथित पत्रकार के जरिए उन पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली युवती के मोबाइल फोन से चैट, वीडियो और फोटो डिलीट करवाए थे। खैर, अब बात करते हैं मुंबई की, और ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है और ये एक वार्निंग कॉल है। खबर और तस्वीरें थोड़ा सा विचलित कर सकती हैं आपको, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मुंबई में हुए एक ऐसे कथित लोन वुल्फ अटैक की जिससे लोगों को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि क्या मुंबई में भी पहलगाम हमले की तरह धर्म पूछकर हत्या करने का असफल प्रयास हुआ।
तो चलिए आपको विचलित करने वाली पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। मुंबई में मीरा रोड है, वहां की एक निर्माणाधीन इमारत का मामला है। आरोप है कि इसी इमारत में तैनात सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर से धर्म पूछकर चाकू से उन पर हमले की कोशिश की गई। वारदात जैब जुबैर अंसारी नाम के एक आरोपी ने की है, जिसके बारे में सबसे चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। आरोपी जैब जुबैर मीरा रोड के नए नगर इलाके में अस्मिता रीजेंसी में तीसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 304 में 2 साल से किराए पर रह रहा था। हमले के बाद पुलिस जब उसके घर छानबीन करने गई तो उसके फ्लैट के अंदर से एक लैपटॉप, 2 मोबाइल, सिम कार्ड और कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। दस्तावेज के कुछ पन्नों पर ISIS, लोन वुल्फ, जिहाद और गाजा लिखा हुआ मिला है। मोबाइल से ISIS से जुड़े टेरर वीडियो वाले कंटेंट भी पाए गए हैं। मुंबई पुलिस और सीएम देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक वो कट्टरपंथ की ओर झुकाव रखता था। उसके मन में जिहाद के नाम पर हिंदू समुदाय के लोगों पर हमला करने का विचार था, जिसके चलते उसने ये हमला किया। एक बार सुनते हैं मुख्यमंत्री ने क्या बताया, फिर इस हमले की में दर्ज FIR पर भी गौर करेंगे। उसमें पीड़ित गार्ड ने उस रात का पूरा खौफनाक सीन बताया है, जो कि वाकई में परेशान करने वाला है। रेडिकलायझेशनचा जो प्रयत्न आहे त्या प्रयत्नातनं हा जो व्यक्ती आहे, आरोपी आहे, हा तयार झालेला दिसतोय। त्यामुळे याला केवळ काहीतरी आपल्याला जिहाद करायचा आहे आणि जिहाद करायचा म्हणजे इतर धर्मियांना मारायचं आहे, अशा पद्धतीच्या विचाराने पेटून त्यांनी हे कार्य केलेलं आहे। अब ध्यान से सुनिएगा। इस मामले की जांच फिलहाल एंटी टेररिज्म स्क्वाड और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शुरू कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा है कि अभी यह केस सेल्फ रेडिकलाइजेशन का लग रहा है। मतलब सेल्फ रेडिकलाइजेशन, यानी अभी कोई बहुत बड़ा इसके पीछे नेटवर्क नहीं दिखाई दे रहा है। आगे पता लग सकता है वैसे, और यह भी पता लगाया जाएगा कि उसके रेडिकलाइजेशन के पीछे कौन लोग या आतंकी नेटवर्क सक्रिय थे। पूरे मामले की गहराई से जांच की जाएगी ताकि किसी भी संभावित साजिश का पर्दाफाश हो सके। देखिए, अब बात करते हैं FIR की, जो हमले के पीड़ित सिक्योरिटी गार्ड सुब्रतो रमेश सेन ने दर्ज कराई है। FIR में क्या लिखा है जरा ध्यान से देखें, क्योंकि ये एक अलग थ्योरी को आगे लेकर जाता है, और वो थ्योरी है लोन वुल्फ अटैक की। गार्ड सुब्रतो सेन 26 अप्रैल की रात निर्माणाधीन इमारत में ड्यूटी पर तैनात थे। सुबह करीब 3 बजे एक अज्ञात व्यक्ति उनके पास आया और पास की मस्जिद का रास्ता पूछने लगा। इसके बाद वो गार्ड से उनके धर्म को लेकर सवाल करने लगा। पीड़ित के अनुसार जब उन्होंने खुद को हिंदू बताया तो आरोपी वहां से चला गया, लेकिन आसपास ही मंडराता रहा। इसके बाद सुबह 4:30 बजे वो एक बार फिर से गार्ड के पास आया और तुम हिंदू होना कहते हुए चाकू से उन पर वार करने लगा। गार्ड वहां से जान बचाने के लिए अंदर सुपरवाइजर के केबिन में पहुंचे तो वहां पीछे से आरोपी भी आ गया। इसके बाद उसे सुपरवाइजर राज किशोर मिश्रा से भी उनका धर्म पूछा, उनसे कलमा पढ़ने को कहा। जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन पर भी चाकू से हमला किया, जिससे गार्ड के साथ साथ सुपरवाइजर भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंबई पुलिस ने पीड़ित के बताए हुलिये पर CCTV की मदद से आरोपी जैब जुबैर को सिर्फ 90 मिनट के अंदर गिरफ्तार कर लिया। उससे शुरुआती पूछताछ में यह भी पता चला है कि वो मुंबई के कुर्ला में जन्मा था, बाद में परिवार अमेरिका चला गया। जुबैर ने वहीं पर अपनी पूरी पढ़ाई की। अमेरिका में मैथ्स का टीचर था, उसका परिवार अमेरिका में ही रहता था, लेकिन वो वर्ष 2019 में भारत लौट आया। मीरा रोड के नए नगर इलाके में किराए के एक फ्लैट में अकेले रहने लगा। कुछ महीने पहले तक मीरा रोड की ही एक कोचिंग में केमिस्ट्री और मैथ्स को पढ़ाता था। जिस अस्मिता रीजेंसी में वो रह रहा था, वहां हमारे सहयोगी जयप्रकाश सच जानने के लिए, पूरी डिटेलिंग के लिए पहुंचे। उन्हें जैब जुबैर के बारे में यह भी पता चला कि वो सोसाइटी के लोगों से बात तक नहीं करता था। TV9 की टीम को वहां जुबैर के बारे में और क्या कुछ चौंकाने वाली डिटेल्स पता लगी, आपको जरूर देखनी चाहिए रिपोर्ट। ये
ये आरोपी जैब जुबैर अंसारी का घर है नया नगर का, और इसके पास से अब तक की जांच में कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं, जिसमें आईएसआईएस की विचारधारा से जुड़ी कुछ साहित्य मिले हैं। मोबाइल के अंदर कुछ इंटरनेट पर सर्च इंजन को जब चेक किया गया तो वहाँ पर आईएसआईएस और दूसरे जो आतंकी संगठन हैं उनके कुछ हैंडलर्स के नाम मिले हैं, कुछ कोड मिले हैं। गाजा शब्द का एक कोड मिला है, आईएसआईएस शब्द का एक कोड मिला है, लोन वुल्फ नाम का एक कोड मिला है। क्या आप लोग जब पानी वानी मारते थे या कचरा लेने जाते थे तो क्या ये दरवाजा खोलता था? नहीं खोलता था, कभी नहीं खोलता था। कचरा भी इसका बाहर ही मिलता था, कभी कभी 15 दिन में 10 दिन में से मिलता था। पार्सल का कचरा मिलता था, वही हम लोग उठा के आ जाते थे। कभी इसको आपने देखा, कभी बातचीत, कभी कोई? नहीं, कभी नहीं देखा मैंने तो। बातचीत भी नहीं? नहीं। मेरी मांग यही है कि जो पहलगाम में हमला हुआ, उस हमले से प्रेरित होकर ये हमला हुआ है मीरा रोड नया नगर में, तो इस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और जो जिसने भी ये किया उसका इनकाउंटर हो। हमारी मांग यही है। कोई भी क्रिमिनल का कोई मजहब नहीं होता, उसे किसी मजहब के साथ मत जोड़िए। उसने किस पर हमला किया वो एक अलग मजहब का है। इस तरह से कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने वाली बातें कोई ना करें। शहर में सभी समाज के लोग रहते हैं और अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रकार के क्राइम शहर में होते रहते हैं। उन सुरक्षा कर्मी को जो आतंकवादी जिहादी दैब जुबैर अंसारी कहता है कि कलमा पढ़ो अन्यथा हत्या करूंगा, उनके ऊपर चाकू से वार किया, ये इस प्रकार के जो आतंकवादी जिहादी मूवमेंट के द्वारा हिंदुओं में डर भीति फैलाने का प्रयास। आरोपी ज़ैब जुबैर के बारे में यह भी पता चला है कि वो मीरा रोड की कोचिंग में 9वीं और 10वीं क्लास के छात्रों को मैथ्स और केमिस्ट्री की कोचिंग देता था, जिसके बाद एनआईए ये भी पता लगा रही है कि क्या ज़ैब जुबैर अपनी तरह इन बच्चों को भी मजहब के नाम पर रेडिकलाइजेशन तो नहीं कर रहा था। टेरर एंगल से जांच की जा रही है। आगे और ज़्यादा चौंकाने वाली बातें पता चल सकती हैं, और इस केस में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये इंसान अकेला रहता था, यानी कोई भी आसपास इसके पर्सनल टच नहीं है। यानी कि ये एक अलग किस्म का केस भी हो सकता है जो आमतौर पर अभी अमेरिका और यूरोप में देखने को मिल रहा है। अब भारत में हवाई यात्रा करने वाले लोगों से जुड़ी फिक्र की खबर। अगर आप फ्लाई करने वाले हैं बाहर कहीं, तो हम तो ये भी नहीं कह सकते कि तुरंत फ्लाई कर जाइए। भाई जाएंगे तो तभी ना जब जाना होगा, लेकिन हाँ अपना खर्चा थोड़ा बढ़ाने के लिए तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये जो खबर है इसका कनेक्शन अमेरिका ईरान युद्ध से है, भारत में बढ़ती महंगाई से भी है। बड़ी खबर यह है कि एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने चेतावनी दी है कि तेल की बढ़ती कीमतों के कारण देश में एयरलाइंस उद्योग ठप हो सकते हैं। एयर टर्बाइन फ्यूल की बात कर रहे हैं। एटीएफ, द फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस FIA ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इस संबंध में एक पत्र लिखा है, जिसमें FIA की ओर से बयान जारी हुआ है कि मौजूदा ईंधन दरों के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। बाय द वे, ये तब लिखा गया है जब ऑलरेडी सरकार की तरफ से इनको मदद दी गई है काफी एक्सटेंट तक। खैर, कई एयरलाइंस के सामने ऑपरेशंस को बंद करने जैसी स्थिति बन सकती है। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण कच्चे तेल और ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में भारी उछाल आया। आपको पता होगा ATF क्या होता है, हम आपको बता देंगे। इससे एयरलाइंस की लागत तेजी से बढ़ गई है। संगठन का कहना है कि विमानन कंपनियों के कुल परिचालन खर्च का लगभग 40% हिस्सा ATF का ही होता है, जो बढ़कर 55 to 60% तक पहुंच गया है। इससे विमानन कंपनियों की वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर हुई है। हालांकि आपको बताना चाहेंगे, डोमेस्टिक रूट पर इसको इतना नहीं बढ़ने दिया गया है सरकार की तरफ से। यह आपको डिस्क्लेमर देना जरूरी है। अप्रैल 2026 में घरेलू उड़ानों के लिए ATF की कीमत में प्रति लीटर 15 रुपए की वृद्धि सीमित रखी गई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह बढ़ोतरी 73 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जिससे संचालन घाटे में चल रहा है। मतलब 1 किलो लीटर की जो कीमत है वो करीब 2 लाख के ऊपर जा चुकी है एयर टर्बाइन फ्यूल की। यह आपको बताना जरूरी है। FIA ने राहत पाने के लिए केंद्र सरकार से 3 प्रमुख मांगे रखी। पहला, पहले से तय फॉर्मूले के हिसाब से
क्रैक बैन को फिर से लागू करना। क्रैक स्प्रेड का मतलब होता है वो मार्जिन जो रिफाइनरी कच्चे तेल को तैयार उत्पाद में बदलने से कमाती है। दूसरा, एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी को कुछ समय के लिए स्थगित करना। घरेलू उड़ानों के लिए एटीएफ पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी अभी 11% है। सरकार ने यह ड्यूटी हटाई तो कंपनियों को राहत मिल सकती है। और तीसरा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों वाले राज्यों में वैट को भी कम किया जाए। इससे भी संकट को कुछ हद तक टाला जा सकता है, क्योंकि अगर राहत जल्द नहीं मिली तो एयरलाइंस को उड़ानों की संख्या घटानी पड़ सकती है। सोचिए सब कब हो रहा है, मैं आपको बताने वाला हूं एक फैक्ट जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। खैर, नेवरदलेस, और एटीएफ की कीमतों में असंतुलन जारी रहने के कारण कई विमानों को ग्राउंड भी करना पड़ सकता है। यह निश्चित ही फिक्र करने वाली बात है। महंगाई की ओर एक इशारा है और अब इसी महंगाई पर सियासत तेज हो चुकी है। आज शाम को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, चुनाव की राहत खत्म, महंगाई की मार अब शुरू होने वाली है। 29 अप्रैल के बाद सावधान हो जाइए, पेट्रोल, डीजल सब कुछ महंगा हो जाएगा। जब तेल सस्ता था, मोदी सरकार ने मुनाफा कमाया। अब जब तेल महंगा है तो इसका बोझ आप पर डाला जाएगा। सस्ते की लूट मचाती सरकार, जनता को बस महंगाई की मार। राहुल गांधी के इस आरोप पर सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया, लेकिन एफआईए की चिट्ठी पर जवाब जरूर दिया जाना चाहिए, जिससे हवाई यात्रा पर संकट ना आए। और आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि ऑलरेडी एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, अकासा एयर, कैथे पैसिफिक, एचके एक्सप्रेस, एयर फ्रांस, इन सभी लोगों ने फ्यूल सरचार्ज के लिहाज से टिकट फेयर बढ़ा दिया है। वो भी तब जब डोमेस्टिक रूट्स पर अभी भी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इनके ऊपर लोड ज्यादा ना आए। ये सुविधा चार्टर्ड प्लेन्स के लिए नहीं है वैसे। अब बात करते हैं, खैर हम पहले बात कर रहे थे गरम फेयर्स की जो कि और तेजी से ऊपर जाने वाले हैं, और लेकिन अब बात कर रहे हैं खौफनाक गर्मी की। प्लीज इस सेगमेंट को जरा ध्यान से देखिए प्लीज। अप्रैल के 3 दिन बाकी, मई का महीना शुरू होने से पहले ही तापमान कई कीर्तिमान बना चुका है। लोगों के घरों और दफ्तरों में लगे एयर कंडीशनर्स की अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है और लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि अप्रैल के महीने में ही गर्मी इतनी ज्यादा और धूप इतनी तेज क्यों है। ऐसा क्या हुआ कि लोगों को अप्रैल में जून जैसी प्रचंड गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि प्याज वाला फॉर्मूला साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन ध्यान से खबर देखिए। क्या वजह है कि दुनिया के एक हीट मैप में भारत वाला हिस्सा गर्मी से लाल दिखाई दे रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग वो एक स्केच आया है। हाल ही में कुछ ऐसा है कि कई हिल स्टेशन गर्मी के कारण हॉट स्टेशन बन चुके हैं। देश के ज्यादातर शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार है, तो क्या अब 50 डिग्री वाला अत्याचार भी होगा? और अप्रैल में इस प्रचंड गर्मी का विलन कौन है, एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं, इस पर हमने आप लोगों के लिए फिक्र की एक फाइल तैयार की है। उत्तर प्रदेश से राजस्थान और एमपी तक गर्मी ने अप्रैल वाले कई पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार अप्रैल का महीना पिछले 4 वर्षों में सबसे ज्यादा गर्म दर्ज किया जा रहा है। यूपी का बांदा सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि देश का सबसे गर्म शहर बन गया है। सोमवार को बांदा में हीट मीटर पर तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा था। वर्ष 1951 के बाद बांदा के लोगों ने इस भीषण गर्मी का एहसास किया। राजस्थान और एमपी का हाल कुछ ऐसा ही है, जहां जैसलमेर में पारा 46.4 डिग्री सेल्सियस जबकि खजुराहो में 46 डिग्री दर्ज किया गया है। आमतौर पर इतनी तेज गर्मी जून में पड़ती है, लेकिन इस बार यह टॉर्चर बहुत पहले शुरू हो गया है। जून के बारे में सोचकर तो लोगों को अभी से पसीने आ रहे हैं। देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें भारतीय क्षेत्र को इस समय पृथ्वी का सबसे गर्म इलाका बताया गया है। AQI.in से मिले रियल टाइम डेटा के अनुसार दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 शहर भारत के हैं और उत्तर पूर्वी भारत में पारा अप्रैल में ही 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। इंटरेस्टिंग। और आप जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर गर्मी बढ़ेगी तो एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन जो युद्ध चल रहा है अभी ईरान और अमेरिका के बीच में, उसकी वजह से एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। कहां जा रहे हैं हम? ट्रंप जी सुन रहे हैं कि नहीं? खैर, जिन पहाड़ों के बारे में सोचकर लोगों को ठंड का एहसास होता है, वो भी इन दिनों गर्मी से झुलस रहे हैं। अगर आप किसी हिल स्टेशन पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ध्यान से देखिए कहीं आपका हिल स्टेशन भी हॉट स्टेशन तो नहीं बन गया है। व्हाट अ लाइन! हिल स्टेशन कहीं हॉट स्टेशन तो नहीं बन गया है।
हीट वेव मीटर के अनुसार हिमाचल के ऊना में 27 अप्रैल को अधिकतम तापमान 42 डिग्री, ऊना में 42 डिग्री। धर्मशाला इट्स वेरी कूल, ठंडा ठंडा, तापमान 34 डिग्री। सर्दियों में बर्फ से ढका रहने वाला शिमला पारा 30 डिग्री को टच करने वाला है। उधर उत्तराखंड के नैनीताल के जोलीकोट में टेंपरेचर 33 डिग्री तक पहुंच गया है। नैनीताल में अधिकतम तापमान 31 डिग्री के आसपास रहा, जो दिल्ली के सबसे करीब का हिल स्टेशन है। वहीं बाणों की रानी कहे जाने वाले मसूरी में भी तापमान 27 डिग्री तक पहुंच गया है। तो आप चाहे दिल्ली में हो, लखनऊ में हो या देहरादून में ही क्यों ना हो, गर्मी फिलहाल आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। गर्मी के त्योहार सुबह से सूर्य देव ने अपने देखे त्योहार शुरू कर दिए है। लगभग यहाँ का तापमान अभी 45 से 48 डिग्री पड़ रहा है। जहाँ तक अनुमान लगा जा रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि पिछले साल 55 डिग्री यहाँ तापमान रह रहा था, इस बार भी 55 से अधिक ही होने की संभावना है। इसके अंदर एक भय सता रहा है कि इस भीषण गर्मी को देखते हुए कहीं कोई महामारी या हैजा नहीं फैले। सभी ने अपने बच्चों को, परिवारजनों को ये हिदायत दे रखी है कि अपना नियमित सुबह 12 बजे तक का काम निपटा के और उसके पश्चात शाम को तो नियमित कार्य 6 बजे के पश्चात ही करें। गर्मी इतनी भयंकर हो चुकी है, आज 46 डिग्री से बढ़ करके आने वाली समय ऊपर जाने वाली है। ये घातक है आम जन के लिए, गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। अब सवाल आता है कि आखिर इस बार सूरज ऐसा सितम क्यों ढा रहा है? अप्रैल में जलाने वाली गर्मी का विलन कौन है? इस पर मौसम वैज्ञानिकों का तर्क आपको बताते हैं। पहला जवाब, एल नीनो, जो पृथ्वी की सबसे बड़ी जलवायु लहरों में से एक है। एल नीनो की स्थिति तब बनती है जब प्रशांत महासागर की सतह का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। सामान्य दिनों में हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, लेकिन जब एल नीनो आता है तो हवा उल्टी दिशा में चलने लगती है। इससे पूरी दुनिया की हवा और बारिश का पैटर्न बदल जाता है। दूसरी वजह हीट डोम को बताया जा रहा है। जब वायुमंडल में ऐसे दूसरी वजह हीट डोम को बताया जा रहा है, जो जब वायुमंडल में ऐसे अदृश्य गुंबद जैसी स्थिति बन जाती है जिसमें गर्म हवा एक जगह कैद हो जाती है। हीट डोम की स्थिति में गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती है, और जब यह गर्म हवा एक जगह रुक जाती है तो तापमान लगातार बढ़ता जाता है। और शहरों में तेजी से तापमान बढ़ने की एक वजह अर्बन हीट आइलैंड भी माने जा रहे हैं। जब शहरों में शीशे और स्टील के इस्तेमाल से कंक्रीट बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, जिसे हम कंक्रीट जंगल्स कहते हैं, फिर इन्हीं बिल्डिंग में लगे एसी से गर्मी निकलती है। गर्मी बढ़ाने का काम वो सड़कें भी करती हैं जो कंक्रीट से बनी होती हैं। साथ ही वाहनों की गर्मी, आबादी का ज्यादा घनत्व, हरियाली का कम होना और जलाशयों का दायरा घटना भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। और नतीजा यह होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अर्बन हीट आइलैंड में पारा 5 से 7 डिग्री तक ज्यादा हो जाता है। हम आपको इस गर्मी पर अब सवाल जवाब वाली एक रील दिखाते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम बोलते हैं, उनकी थोड़ी कमी है और उसके कारण मैदानी भागों में उसका असर देखने को नहीं मिल रहा। उसके अलावा इसका दूसरा कारण है कि हीट डोम एक ऐसी कंडीशन बन जाती है, व्यवस्था बन जाती है, जिसके कारण एक स्पेसिफिक रीजन पे लंबे समय के लिए तापमान बढ़ जाते हैं। पर इस पर पैटर्न अलग है। वो अलग पैटर्न क्यों है, वो मैंने जैसे आपसे पहले भी बताया कि वो हीट डोम के कारण शिफ्ट हो गई हुई हैं पॉकेट्स। ये ऐसे चेंज हैं जो लंबे समय तक चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मोमेंटरी है कि एक थोड़ी देर के लिए हुआ और उसके बाद में नॉर्मल स्थिति बन जाएगी। हो सकता है ऐसा ना हो। ये न्यू नॉर्म्स होंगे, नए तरह के वेदर पैटर्न होंगे। माउंटेन्स अगर मैदानी भागों में गर्म परिस्थितियां बन जाती हैं, गर्मी होती है, तो हवा के माध्यम से वो गर्मी पहाड़ों पर भी ज़रूर जाएगी। तो ऐसा कोई उसमें कोई स्टॉप नहीं है कि केवल मैदानी भागों तक रहेगा उसका असर। इमारतें बनेंगी, कंक्रीट जितना स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे वो उतनी हीट को सोक करेंगे, उसको उतना ही एब्जॉर्ब करेंगे, और वही हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो अमिट भी होगी। अब देखिए आयरनी, विरोधाभास, विडंबना क्या है। इस वक्त उत्तर भारत गर्मी से झुलस रहा है, जबकि चीन
भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। भारत के लोग गर्मी के कारण घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, जबकि चीन के गुआंशी प्रांत में बारिश के बाद बने बाढ़ के हालात ने लोगों को डरा दिया। ये देखिए जरा, चीन से जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इस भीषण बाढ़ पर हमने एक वीडियो फाइल तैयार की। सड़क पर सैलाब, गाड़ियों की पार्किंग बनी तालाब। चीन के दक्षिणी प्रांत गुआंशी में चंद घंटों की बरसात के बाद हालात बिगड़ गए। शहर की तमाम सड़कों पर पानी भर गया और सैकड़ों गाड़ियां उस पानी में डूब गई। इस भीषण बाढ़ की वजह से कई लोग अपने दफ्तरों और घरों में फंस गए, जबकि कुछ लोग स्कूटी पर सवार होकर सैलाब से टकराने निकल पड़े। गुआंशी प्रांत के क्विंझाऊ शहर में 8 घंटे में 273 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वही 1 घंटे में 160 मिलीमीटर बारिश होने से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं और गाड़ियां मछलियों की तरह तैरती नजर आईं। इस जोरदार बारिश के कारण वहां के तमाम स्कूलों को बंद करना पड़ा और स्थानीय प्रशासन ने बारिश के पानी की निकासी होने तक लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कई टीमें बनाई गईं और प्रभावित इलाकों में भेजा गया। गुआंशी प्रांत के हालात अभी सुधरे नहीं हैं और मौसम विभाग ने बाकी प्रांतों के लिए भी चेतावनी जारी कर दी। चीन के मौसम विभाग के मुताबिक हेबेई, लियाओनिंग, शैंडोंग और बीजिंग में जोरदार बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इस दौरान हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। आपको बता दें कि चीन में भारी बारिश की मुख्य वजह तेज गर्मी के कारण वातावरण में ज्यादा नमी का होना है। चीन का दक्षिणी भाग जैसे गुआंशी समुद्र के करीब है, जहां नमी आसानी से पहुंचती है। बादलों की यही नमी इस बार वहां कहर बनकर बरसी है। अब थोड़ा सा खबरों को पॉलिटिकल रुख देते हैं और बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिहाज से आज 2 बड़ी खबरें आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी के मिशन नारी शक्ति वंदन की हम बात कर रहे हैं, जिसका केंद्र आज पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी रहा। पीएम मोदी ने काशी में लगभग 6,350 करोड़ रुपए की 163 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर काशी में हैं। पीएम मोदी महिलाओं के बीच खुली जीप में सवार होकर पहुंचे। विकास परियोजनाओं की बात करें तो पीएम मोदी ने 3 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, जिसमें 2600 करोड़ रुपए की लागत से बने 1047 मीटर लंबे रेल सड़क सिग्नेचर ब्रिज अहम है। इसके अलावा 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आधारशिला रखी। इसकी लागत करीब 315 करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर प्रहार भी किया। अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी ने देश की महिलाओं को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आरक्षण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर महिलाओं के साथ छल किया। लोकसभा, विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना। अभी कुछ दिन पहले सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया। लेकिन मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। आपने यहां यूपी में अपनी आंखों के सामने हालात बदलते देखे। कुछ साल पहले तक जब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यूपी में बेटियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन अब बीजेपी सरकार में बेटियों के विरुद्ध गलत सोच रखने वाला अच्छे से जानता है कि उसका अंजाम क्या होगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों ने
एक बार फिर देश की महिलाओं को धोखा दिया। ऐसे दलों ने 40 साल से महिला आरक्षण पर ब्रेक लगाया हुआ था। अब समाजवादी पार्टी ने फिर से इसे लाल झंडी दिखा दी है। आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कई बार पॉलिटिकल गोल स्कोर करते देखा होगा। आपने कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को इंटरनेशनल मोर्चों पर भारत के लिए गोल्स करते हुए देखा होगा। आपने कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को सोशल गोल्स अचीव करते हुए देखा होगा, लेकिन फुटबॉल की पिच पे कभी गोल करते हुए देखा है? ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। पीएम मोदी सिर्फ सियासी मैदान में नहीं उतरे हैं, बल्कि आज सुबह सिक्किम में फुटबॉल के मैदान में भी उतरे। ये तस्वीर गैंगटॉक से आई है, जहां युवाओं के साथ पीएम मोदी ने फुटबॉल खेला। काफी देर तक फुटबॉल खेला। वैसे हर सियासी तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है, एक संदेश होता है। पीएम मोदी सिक्किम दौरे पर जरूर थे, लेकिन कहा जा रहा है कि संदेश पश्चिम बंगाल के लिए है। पश्चिम बंगाल में कल सेकेंड राउंड की वोटिंग होनी है, वहां फुटबॉल काफी लोकप्रिय है। यहाँ गांव स्तर पर भी फुटबॉल क्लब्स हैं। सिर्फ 60 सेकंड की ये वीडियो रील देखिए, कैसे पीएम मोदी ने युवाओं के साथ फुटबॉल खेला। ये है आपकी ताकत है। आज मुझे क्या सिखाएंगे आप लोग? ऐसा तो नहीं मुझे हरा दोगे। दो गोल मार चुके आप अब। कमान फिर से एक हैट्रिक हो जाएगा सर। बच्चों के लिए मेमोरीज कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसका एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा। जॉन एफ कैनेडी से व्हाइट हाउस में मिले थे बिल क्लिंटन। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पीएम मोदी का फुटबॉल खेलने का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो गोल करते हैं। ये देखिए जरा। इसके बाद वहां मौजूद युवा तालियां बजाते हैं। आप सुनिए फुटबॉल खेलने के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा। खेलने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करने से बात नहीं बनती, मैचेज होनी चाहिए। तब जाकर के सीखते जुनून पैदा होता है। हमें आने वाले दिनों में इसको पॉपुलर करना है। आपको मालूम है ना, भारत ओलंपिक के लिए प्रयास कर रहा है, तो तब तक आप खिलाड़ी पक्के बन जाएंगे। तो आपको अभी से सोचना चाहिए कि हम ऐसे तैयार हो जाएंगे कि हम भी ओलंपिक खेल लें। मेमोरीज फॉरएवर। अब खबरों की गाड़ी को युद्ध के मैदान की ओर मोड़ते हैं। बात ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध वाले तनाव की करते हैं, जिसमें एक दिन समझौते की संभावनाएं दिखने लगती हैं, तो अगले दिन फिर से युद्ध वाली आशंकाएं बढ़ जाती हैं। ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत फिलहाल अटकी हुई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का परमाणु प्रण। संवर्धित यूरेनियम सौंपने और परमाणु कार्यक्रम रोकने की शर्त पर ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से जो बातचीत का नया प्रस्ताव दिया गया है, उसमें भी बात यूरेनियम पर ही अटकी हुई है। ऊपर से होर्मुज में भी संकट बढ़ता जा रहा है। तो क्या विनाशक युद्ध का एक और चरण दुनिया के सामने आने वाला है? क्या ईरान का समंदर फिर से लाल होने वाला है? क्या तेहरान की परमाणु जिद एक और जंग करवा कर रहेगी? ईरान की तरफ से बातचीत के लिए 3 चरण वाला एक प्रस्ताव दिया गया था, जिसे लेकर ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपने सहयोगियों के साथ बैठक की। लेकिन तेहरान का सुझाव सुनकर वो भड़क गए और शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ईरान की पहली शर्त थी कि अमेरिका नाकाबंदी खत्म करे, जिससे बातचीत आगे बढ़ाई जाए।
तेहरान ने ये ऑफर दिया कि अगर नाकाबंदी हटा ली जाए तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पहले की तरह खोल दिया जाएगा। लेकिन बात संवर्धित यूरेनियम को लेकर बिगड़ गई, क्योंकि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम पर कोई बात नहीं करेगा, जबकि अमेरिका परमाणु प्रोग्राम को ही रेड लाइन बता रहा है। ईरान चाहता है कि युद्ध स्थायी रूप से खत्म हो, लेकिन ट्रंप को तेहरान की नीयत ठीक नहीं लग रही। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप सरकार का मानना है कि अगर परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा सुलझाए बिना हॉर्मुज़ खोला गया तो वार्ता में अमेरिकी पक्ष कमजोर हो जाएगा। इसीलिए दोनों का हल एक साथ ही निकाला जाना चाहिए। अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि नाकाबंदी की वजह से ईरान पर दबाव है। इसी वजह से तेल टैंकर ना तो ईरानी बंदरगाहों से निकल पा रहे हैं और ना ही ईरानी पोर्ट तक पहुंच रहे हैं। अमेरिका की नाकाबंदी पिछले 15 दिनों से जारी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये 13 दिन और जारी रही तो ईरान को तेल के कुएं बंद करने पड़ सकते हैं। अगर 72 घंटों से ज्यादा तेल के कुएं बंद किए तो फिर उन्हें दोबारा शुरू करने में महीनों का वक्त लग सकता है। इससे भविष्य में ईरान का तेल उत्पादन प्रभावित होगा। यही डर ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। आशंका है कि अगर यही स्थिति रही तो ईरान में जरूरी चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ सकती हैं। नाकाबंदी के बीच चीन और रूस से मदद आना भी मुश्किल हो रहा है। IRGC ने तो खुला ऐलान कर दिया कि अगर युद्ध ही आखिरी रास्ता है तो ईरान में एक और जंग की वकालत शुरू हो गई है। ट्रंप एंड टीम को भी खतरे का अंदाजा हो चुका है। ऐसी खबरें हैं कि समंदर में नाकाबंदी के बाद आसमान में भी अमेरिका चक्रव्यूह रचने वाला है। रिपोर्ट्स है कि अमेरिका ईरान को नो फ्लाई जोन घोषित करने पर विचार कर रहा है। हो सकता है कि यह दबाव बनाने की रणनीति हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ईरान के एयर स्पेस में किसी भी विमान का उड़ना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप के इस एक्शन को ईरान जंग की तरह ले सकता है, जो निश्चित रूप से पश्चिम एशिया के लिए घातक भी होगा और विनाशक भी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब पाकिस्तान की बात करते हैं, जो इन दिनों शांति दूत होने का नाटक कर रहा है। ये साबित करने में लगा है कि आतंकवाद से उसका लेना देना नहीं है, वो दुनिया में सिर्फ अमन का पैरोकार है। लेकिन पाकिस्तान का ये शांति दूत वाला मुखौटा एक बार फिर से उतर चुका है। उसका फरेब अफगानिस्तान में मिसाइल हमले के बाद सबके सामने। ये अफगानिस्तान में पाकिस्तान का नया नरसंहार है। मुनीर का मिसाइल हमले से प्रहार है। अफगानिस्तान के कुनार शहर को टारगेट बनाया गया है। रिहायशी इलाकों में चीख पुकार है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर से हमला किया। अफगानिस्तान की कुनार यूनिवर्सिटी पर बमबारी की। पाकिस्तानी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, 85 लोग घायल हो गए। हमले के बाद कुनार यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से छात्र बेतहाशा भागते दिखे। बमबारी से हॉस्टल की इमारत तबाह हो गई। दीवारों पर मोर्टार शेल के निशान दिखाई दिए। पाकिस्तान के हमले में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। हमले की वजह से खिड़कियों के कांच टूट गए हैं। मोर्टार से जमीन पर जगह जगह गड्ढे दिखाई दिए।